Now we are starting our next chapter, chapter number 15, our environment. Environment, we have heard the word very frequently. हमारे आसपास हम ये बहुत frequently ये word use करते हैं, environment. Environment means each and everything around us, whereas it is living or non-living. हमारे आसपास का जो कुछ भी है वो सब हम environment में consider करते हैं. In this chapter we have to study about the some points like ecosystem, then after food chain, food web, and then after some problems of the environment, problems like garbage disposal हैं या तो फिर ओजोन लेयर का डिप्लेशन है. ये सब टॉपिक जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दिस चैप्टर वी ऑलरेडी लर्नड इन द स्टैंडर्ड 9th, और उसके अंदर हमने कुछ साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में देखा था. नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एज वेल एज वाटर साइकिल्स, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं. तो एनवायरनमेंट मीन्स व्हाट? तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एवरीथिंग विच सराउंड अस, हमारे आसपास का सब कुछ. मे बी इट शुड बी लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. whereas abiotic components include air, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट, ये सब जो है वो अबायोटिक फैक्टर्स में होते हैं. एनवायरनमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एज वाइस वर्सा. मतलब कि एनवायरनमेंट की इफ़ेक्ट जो होती है वो ऑर्गेनिज्म के ऊपर होती है, या ऑर्गेनिज्म की इफ़ेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे भी होती है. जैसे हमारे ऊपर हमारे आसपास का जो भी एनवायरनमेंट होगा उसकी इफ़ेक्ट होगी, और हम जो कुछ भी करते हैं उसकी इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे होती है. So substances that are decomposed are called biodegradable, and that are not is known as non-biodegradable. ये भी आप जानते हैं कि जिसका भी जो भी सब्सटेंसेस जो है वो उनके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. जो भी सब्सटेंस उसको हम या नेचर में वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल. फॉर एग्जांपल फ्रूट्स ले लो, या तो पील्स ऑफ फ्रूट्स ले लो आप. कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल की डेड बॉडी होगी तो वो आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिकम्पोज इन नेचर. whereas we have some which cannot be degradable, like plastic, DDT, glass, some heavy metals. They cannot be degraded in nature. That's why they are called non-biodegradable. Actually, non-biodegradable persist in the environment for a long time or may harm the various members of ecosystem. तो ये जो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, उनके ऊपर किसी भी तरह के बैक्टीरियाज हैं, किसी भी तरह के सेप्रोट्राइफाइट्स हैं, उनका इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इसीलिए वो उसी फॉर्म में वहाँ पर रहते हैं, और लॉन्ग टर्म में फिर वो हमारे एनवायरनमेंट को वो अफेक्ट करते हैं, बैडली अफेक्ट करते हैं, जिससे पॉल्यूशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है. एक और जो मैं भी नाम लिया, DDT हैं. ये कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं. DDT is a chemical which is used to kill the germs into the farms. One more BHC हैं. ये सब जो हैं ये द केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स जो हैं वो भी यहाँ पर एनवायरनमेंट के अंदर डिकम्पोज नहीं होते हैं, और जिसकी इफ़ेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर एनिमल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है. तो अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? सो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम. इट मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जहाँ पर रहते हैं, फिर वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या ह्यूमन हो,
और वो उसके आसपास के फिज़िकल सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन में आते हैं। फिज़िकल सराउंडिंग्स की बात की जाए, मतलब कि वो जहाँ रह रहे हैं वो लैंड है या वो वाटर है या वो एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, ह्यूमिडिटी है, उनके साथ वो कांटेक्ट में आते हैं और वहीं पे रहते हैं और वहाँ पर वो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. So we can say, an ecosystem consists of both biotic and abiotic components. Biotic and abiotic components मिलकर ये एक इकोसिस्टम बनता है. So the ecosystem consists of biotic components like living organisms and abiotic components like temperature, rainfall, wind, soil and minerals, etc. So you can see here on the chart, we have given chart ecosystem is divided into two parts, man-made ecosystem and नेचुरल इकोसिस्टम. मैन-मेड इकोसिस्टम मतलब जो हमने बनाया है, हमने तैयार किया है. वो जैसे आप गार्डन ले लो फॉर एग्जांपल, तो गार्डन जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं, वो बनाया गया है. लेकिन फॉरेस्ट की बात की जाए तो वो नेचुरल इकोसिस्टम आएगा. जैसे कि आप जू ले लो या तो आप कोई एक्वेरियम ले लो, तो वो सब मैन-मेड इकोसिस्टम है. नेचुरल इकोसिस्टम में दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो लैंड के ऊपर हो सकता है या तो फिर वो वाटर में हो सकता है. इसलिए उस बेस्ड ऑन दिस वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आएगा हमारा जो भी फॉरेस्ट हैं या लैंड इकोसिस्टम है, जिसके अंदर डेजर्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है. दीज आर द इकोसिस्टम्स. ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम है. जबकि पानी के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ द वाटर, वन इज स्वीट वाटर, फ्रेश वाटर, या एंड सेकंड वन इज सलाइन वाटर. तो ये जो है सलाइन वाटर मतलब खारू पानी, मरीन, इट इज़ सी, ओशंस, वो सब इकोसिस्टम कंसिडर किए जाएंगे. वेर इज फ्रेश वाटर के अंदर रिवर है, पॉन्ड है, लेक हैं, ये सब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कंसिडर किए जाएंगे. Here all living organism is classified, or we can say that they are grouped in different types of the groups like producers, consumers, decomposers, according to the manner in which they obtain their sustenance for the environment. मतलब कि उनको वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहने के लिए जिस तरह से वो अपना फूड ऑक्यूपाई करते हैं, फूड या तो एयर या तो वाटर, ये सब जो हैं वो कंज्यूम करते हैं, उनके हिसाब से उनको हमने 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. वन इज़ प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं. एंड यू नो द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जिसके बारे में. सो ऑल द ग्रीन प्लांट्स, सम ब्लू ग्रीन algae कैन प्रोड्यूस देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ sugar and starch. They are used light energy from the environment, the process which is known as photosynthesis. They are called producers. तो यही एक ऑर्गेनिज्म है जो पूरे हमारे इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी लाने का काम करते हैं. इन्हीं के द्वारा लाई गई एनर्जी जो है वो पूरे इकोसिस्टम के अंदर हर एक स्टेज के अंदर आगे घूमती रहती है. एंड दैट्स व्हाई दे आर इन द बेसिक ग्रुप और बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ दिस इकोसिस्टम. द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर. सेकंड इज कंज्यूमर. कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया है उनके ऊपर वो डिपेंडिंग होते हैं. So include all organisms which depend on the producers either directly or indirectly for their sustenance. अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई कोई ले लो आप डियर, तो वो ग्रास खाता है तो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स हुआ. लेकिन लायन है वो ग्रास नहीं खाएगा लेकिन वो डियर को खाएगा. अब डियर में एनर्जी कहाँ से आई थी, ग्रास में, तो ग्रास की एनर्जी डियर में गई और डियर में से एनर्जी
लायन में गई। तो इस तरह से लायन इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स बट इनडायरेक्टली, वो डायरेक्टली ग्रास को नहीं खाएगा। सो वी कैन से दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेंसेस। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर्स कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स ने जो फूड प्रोड्यूस किया है वो कंज्यूमर यूज़ करेंगे फॉर द ऑब्टेनिंग एनर्जी। Based on different types of the strategy to obtain the food, consumers are divided into subgroups. कंज्यूमर को हमने सब ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो हैं कंज्यूमर्स, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज़ हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, देन पैरासाइटिक एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स की बात करें तो हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल काऊ हैं, बफेलोज हैं, डियर हैं, रैबिट्स हैं, ये सब जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं तो उनको कहा जाता है हर्बीवोर्स। दूसरे हैं जो ये प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं, जिसको फ्लैश ईटर्स भी कहा जाता है, जो है कार्निवोर्स, जिसके अंदर आएंगे लायंस हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ही खाएंगे। थर्ड इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो दोनों को खा सकते हैं। दे कैन फीड ऑन द प्लांट एज वेल एज ऑन फ्लैश। वो दोनों को खाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ले लो, डॉग हैं, कैट हैं, ह्यूमन हैं, रैट हैं, तो ये सबको खाते हैं। दे कैन ईट एनिमल एज वेल एज ग्रास। वन मोर इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। वो उनको खाते नहीं हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरा वो नहीं खाएंगे, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से अपना न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, जैसे कि मॉस्किटोज़ हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, हमारे के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। वो हमारे में से खून चूसकर सक करके फिर वो जिंदा रहते हैं। आस्करीज हैं, लीवर फ्लूक हैं, टैपवर्म हैं, प्लाज्मोडियम, तो ये सब कैस्केटा, ये सब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं और वहाँ से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। उनसे वो होस्ट जो है वो मर नहीं जाएगा, सिर्फ वो उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो होते हैं पैरासाइटिक। एंड द लास्ट वन इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो हैं वो डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसकी डेथ हो जाती है, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कोई भी, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंगीज, बैक्टीरियाज, वो क्या करेंगे, उस पूरे बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और जो भी उनका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उनको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। और इस तरह से डिकम्पोजर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। जो कुछ भी एलिमेंट्स, जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स जो एनिमल के अंदर गए थे, वो सब आफ्टर डेथ वो सॉइल के अंदर वापस लाने का काम करते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये थे हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के अंदर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइटिक, एंड द थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स। ये सब मिलकर हमारे इकोसिस्टम, इसके साथ साथ नॉन लिविंग तो है ही, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं।